बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण अध्याय 5 समझा रहा हूं। इसमें शुरुआती जो 2 टॉपिक है, डोपेराइनर और न्यूलैंड, मैंने आपको समझाए थे। देखो बच्चों, थोड़ा थोड़ा बीच में मैं आज आपको मनोरंजनात्मक क्वेश्चन बताता रहूंगा। पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहला जो मनोरंजनात्मक क्वेश्चन है वो ये है कि एक शब्द बताओ जो मिठाई है, फूल है और फल है। भी एक शब्द में मिठाई है, फूल है और फल है। आप कमेंट बॉक्स में लिख देना यदि आपको मालूम हो तो। फिलहाल तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में मेरे सामने है, उनमें कितने बच्चों को मालूम है वो प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर गुलाब जामुन है। गुलाब बच्चों एक फूल है, जामुन एक फल है, जामुन एक फल है और पूरा गुलाब जामुन एक मिठाई है। तो सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग पर्सन है वो ये है कि एक नाम, देखो गुलाब फल है, सॉरी फूल है, जामुन एक फल है और दोनों मिलकर एक मिठाई बना देते हैं। फिर बच्चों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा फूल है जिसमें बिल्कुल भी सुगंध नहीं आती है। एक प्रकृति में ऐसा फूल भी है जिसमें बिल्कुल भी सुगंध नहीं आती है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो यदि आपको मालूम है तो। इसका आंसर है बच्चों अप्रैल फूल। अप्रैल फूल में वो बिल्कुल भी सुगंध नहीं आती। अप्रैल फूल में हम किसी को मूर्ख बनाते हैं। चलो आप पढ़ाई शुरू करते हैं। न्यूलैंड ने बच्चों एक गलत कल्पना कर ली थी कि प्रकृति में 56 तत्व है। प्रकृति में 56 तत्व है और भविष्य में और कोई तत्व नहीं होगा। जबकि बच्चों न्यूलैंड की थ्योरी के जस्ट आफ्टर निष्क्रिय गैसों की खोज हो गई। निष्क्रिय गैस मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेंडेन, ये निष्क्रिय गैसें हैं। बच्चों निष्क्रिय गैसें सामान्य अवस्था में किसी के साथ क्रिया नहीं करती और इनका बहुत बड़ा उपयोग है। उनमें से कुछ गैसें है वो बल्ब बनाने में, ट्यूबलाइट बनाने में काम आती है। कहा भी गया है बच्चों कि मानव जीवन में व्यवहार है वो निष्क्रिय गैसों जैसा होना चाहिए। हम जब बोलते हैं तो हमारी मिठास वाणी की ग्लूकोज की तरह होनी चाहिए, ठीक है। और जब व्यवहार करते हैं तो निष्क्रिय गैसों की तरह होना चाहिए। तो ये निष्क्रिय गैसों की खोज हीलियम की हुई। अब न्यूलैंड ने पहले नंबर पर हाइड्रोजन को रखा और लास्ट तत्व उसका कौन सा था? थोरियम। तो एक तो मैंने जो पब्लिक पोस्ट होती है उसमें आपसे प्रश्न पूछा था कि न्यूलैंड ने अपना वर्गीकरण, न्यूलैंड का वर्गीकरण कहाँ तक लागू होता है? तो उसका सही आंसर ये है, न्यूलैंड का वर्गीकरण कैल्शियम तक लागू होता है। जबकि बहुत सारे बच्चों ने थोरियम आंसर पर वोट किया है, तो थोरियम आंसर सही नहीं है। थोरियम तक तो उसने वर्गीकरण किया था, कि उसने अपना वर्गीकरण हाइड्रोजन से शुरू किया था और थोरियम पर समाप्त किया था। लेकिन उसका सिद्धांत लागू कैल्शियम तक होता है। 20 नंबर परमाणु क्रमांक है वर्तमान में, यहीं तक उसका सिद्धांत है वो लागू होता है। तो मेंडेलिव नामक एक वैज्ञानिक था, उसने न्यूलैंड की गलतियों से सबक लिया और उसने देखा कि एक ऐसा वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाए जो वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता को भी पूरा करता रहे।
तो इस बात को ध्यान में रखकर मेंडलीफ ने एक सारणी बनाई और मेंडलीफ ने वास्तव में एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और उसके वर्गीकरण में इस प्रकार से 36 कॉलम थे। इस प्रकार से इसके वर्गीकरण में 36 कॉलम थे, ऐसे यूं। और इस प्रकार से उसके वर्गीकरण में ऊर्ध्वाधर कॉलम थे। तो ये 36 कॉलम है और ये ऊर्ध्वाधर कॉलम है। तो 36 कॉलम का उसने नाम रखा बच्चों आवर्त, और इंग्लिश में इसका नाम रहेगा पीरियड। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में है वो 6 आवर्त है और वर्ग है वो 8 है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इस प्रकार से जो खाने हैं उसका नाम वर्ग रखा गया और उसके आवर्त सारणी में 8 वर्ग है। वर्ग को इसी प्रकार से लिखना है। तो आवर्त क्या है? पहला प्रश्न यही है कि आवर्त क्या है। तो आवर्त 36 खाने हैं, हॉरिजॉन्टल बॉक्स। और वर्ग क्या है? ग्रुप और समूह है। देयर आर 6 पीरियड एंड 8 ग्रुप इन मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। दिस टेबल नोन एज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ के वर्गीकरण में 6 आवर्त है और 8 है वर्ग है। ये जो वर्गीकरण है वो मेंडलीफ का वर्गीकरण आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको समझाता हूँ उसने किस प्रकार से सारणी बनाई, उन्होंने क्या क्या नियम दिए, सभी चीज़ों को हम यहाँ क्लियर करेंगे बारी बारी से। जो फर्स्ट टॉपिक है वी डू इट लेटर, हम इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। देखो सबसे पहले जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें प्रश्न ये है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाने के लिए किस गुण को ध्यान में रखा। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाने के लिए कौन से गुण को ध्यान में रखा। तो इसका सही आंसर है बच्चों कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाने के लिए परमाणु द्रव्यमान को आधार रखा। परमाणु द्रव्यमान या भार, वैसे द्रव्यमान और भार अलग अलग शब्द हैं, लेकिन आप यहाँ लिख सकते हो कि मेंडलीफ ने तत्वों का जो मूल गुणधर्म है वो परमाणु द्रव्यमान माना। तो इस प्रकार मेंडलीफ ने अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसको रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। मेंडलीफ ने एक रूल दिया जिसको मेंडलीफ आवर्त नियम बोलते हैं। पहला जो चीज थी वो शायद आप सीखे होंगे कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाने के लिए किस गुण को ध्यान में रखा। इसका सही आंसर है मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी बनाने के लिए परमाणु द्रव्यमान को आधार माना। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों का मूलभूत गुण धर्म है वो परमाणु द्रव्यमान है। According to Mendeleev, the basic property of metal is atomic mass. All properties of metal are depend on atomic mass. तत्वों के सारे गुण हैं वो परमाणु द्रव्यमान द्वारा निर्धारित है होते हैं, ऐसा मेंडलीफ का मानना था। दूसरा ये है कि मेंडलीफ ने किस नियम के तहत आवर्त सारणी बनाई। तो इसका आंसर प्रश्न सुनो आप ध्यान से। मेंडलीफ ने किस नियम के तहत अपनी आवर्त सारणी बनाई। तो मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार अपनी आवर्त सारणी बनाई। ध्यान से समझिए। मेंडलीफ आवर्त नियम मेंडलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी बनाई।
Mendeleev formulated a periodic law. It states that properties of the metal are the periodic function of their atomic masses. मेंडलीव ने बच्चों एक आवर्त नियम दिया। मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक रूल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक रूल्स। इस नियम के अनुसार तत्वों के जो गुण धर्म है, ध्यान से सुनिए बच्चों, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। जो मेंडलीव का आवर्त नियम है उसके अनुसार तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मैं हिंदी में लिखूं यहाँ कि तत्वों के गुण धर्म, तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब बच्चों हिंदी में यही है कि तत्वों के जो गुण धर्म है वो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। तत्वों के गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। अब देखो इंग्लिश में मेंडलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियोडिक लॉ। वैसे बच्चों रूल्स की जगह है ना, यहाँ लॉ वर्ड उपयुक्त रहता है। साइंस में नियमों में लॉ आता है। जब किसी साइंटिस्ट ने रूल दिया है तो वहां पर फिर लॉ लिखते हैं, LAW। तो मेंडलीव ने जो फॉर्मुलेटेड पीरियोडिक लॉ दिया था उसके अनुसार इट स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses। द properties of elements are periodicity on their atomic mass, on their atomic mass। मतलब जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी पीरियोडिसिटी, मतलब निर्धारित समय बाद। मेरी बात सुनो, मैं आपको ये हिंदी में एक शब्द है आवर्त और इंग्लिश का पीरियोडिसिटी, इसका मीनिंग समझाता हूँ। देखो ये कुछ घर है, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, इधर देखो ध्यान से, सातवां घर और आठवां घर। एक सर्वे किया गया कि घर में शाम को कौन सी सब्जी बनती है, तो ये देखा गया कि पहले घर में दाल बनती है। फिर बच्चों ये देखा गया कि यहाँ दाल बन रही है, फिर ये देखा गया कि यहाँ दाल बन रही है। तो अब बच्चों ध्यान से देखो कि यहाँ दाल बन रही है, दो घर छोड़ के फिर दाल बन रही है, दो घर छोड़कर फिर दाल बन रही है। तो बच्चों दाल बनने का जो गुण है वो एक निर्धारित समय बाद पुनः आ जाता है। दाल बनने का जो गुण है वो एक निर्धारित समय बाद पुनः आ जाता है। ये ऐसा कोई गुण जो कुछ समय बाद पुनरावृत्ति में आ जाता है उसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त और इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पर बच्चों जो ये गुण है
तो यहाँ पर देखो बच्चों, घरों का जब सर्वे किया तो एक निर्धारित अंतराल के बाद दाल बन रही है। यहाँ जो सर्वे का आधार था बच्चों वो घर थे, और मेंडलीव ने बच्चों जो सर्वे का आधार था माना वो परमाणु द्रव्यमान माना। मेंडलीव ने सर्वे का आधार है वो परमाणु द्रव्यमान माना। तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान को बेसिक आधार माना तत्वों का। तो यहाँ पर बच्चों जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया तो उस समय तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तीसरा प्रश्न भी यही है इस टॉपिक का कि मेंडलीव के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो हमें याद रखना है मेंडलीव के समय 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। मेंडलीव इस बात से भली भांति परिचित था कि जब डोबेराइनर ने अपना कार्य शुरू किया वर्गीकरण का, तो उस समय वहां पर 30 तत्व थे। कितने थे? 30। और जब थोड़े समय बाद डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड ने अपना वर्गीकरण दिया तब तत्व 56 हो गए। तो यहाँ पर 56 के बाद 63 हो गए। तो मेंडलीव इस बात से भली भांति परिचित था कि जब तत्व 30 से 56 और 56 से 63 हो सकते हैं तो भविष्य में भी और तत्वों की खोज हो सकती है। तो मेंडलीव ने बच्चों एक ऐसी सारणी बनाई जो उस समय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। उस समय की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती थी और बच्चों भविष्य की भी आवश्यकताओं को पूरा करती थी। मेंडलीव के अनुसार है ना बच्चों, सभी तत्वों का वर्गीकरण हो गया उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। किसके अनुसार है? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार। उस समय 63 तत्व थे और 63 के 63 तत्वों का मेंडलीव ने वर्गीकरण दे दिया। साथ में बच्चों भविष्य में कुछ नए तत्वों की खोज हुई। तो बच्चों मेंडलीव की आवर्त सारणी में बिना कोई परिवर्तित किए उन तत्वों को एक साथ वो रखे दिया। तो इस प्रकार बच्चों इतिहास में मेंडलीव की आवर्त सारणी को वैज्ञानिकों ने न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे वर्गीकरण का मूल जनक भी माना। हालांकि आज आप किताबों में पढ़ते हो तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के आधार पर किताबें नहीं पढ़ाई जाती है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार हो गई है, फिर भी मेंडलीव ने जो काम किया था उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मेंडलीव द्वारा किए गए कार्य को वैज्ञानिकों ने पूर्णतः स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन उन्हें आवर्त सारणी का जनक माना गया। आप मेरी बात सुनो, मेंडलीव के बाद भी एक आवर्त सारणी आई जिसे हेनरी मोजले ने बनाया था, लेकिन उस आवर्त सारणी को मोजले की आवर्त सारणी नहीं बोलते, उसको आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फिर प्रश्न ये है कि मोजले क्यों नहीं बोलते? मोजले इसलिए नहीं बोलते कि उसमें बहुत सारी बातें मेंडलीव की स्वीकार की गई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ही वर्गीकरण का जनक है। फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स वाज मेंडलीव। मेंडलीव ने ही तत्वों का एक सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ तक बच्चों जो मैंने समझाया है आपको, उसके आधार पर मैं आपको प्रश्न समझाऊं उससे पहले एक और बात सुनो। बच्चों मेंडलीव ने उस समय तक जो 63 तत्व थे, अब ये भी एक प्रश्न है कि मेंडलीव ने जब क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया, वर्गीकरण प्रस्तुत किया, तो कुल तत्व कितने थे? तो कुल तत्व उस समय 63 थे। कितने थे? उसने सभी तत्वों के ऑक्सीजन से क्रिया करवा के ऑक्साइड प्राप्त किए। इस
इसके साथ साथ उसने हाइड्रोजन से क्रिया करवा के हाइड्राइड प्राप्त किए। अब सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि उसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों चुना? मेंडलीफ ने सबसे अच्छा प्रश्न ये है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जब वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ ही पदार्थों की क्रिया क्यों करवाई? तो बच्चों प्रश्न ये है कि मेंडलीफ ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों चुना? तो प्रश्न इसका सही उत्तर ये आता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ क्रिया करके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाते हैं। इसलिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जो 63 तत्व थे उनकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई। तो ये बच्चों एक टॉपिक था मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। तो मैं आपको जो यहाँ पर प्रश्न समझाए हैं तो बारी बारी से बताता हूँ इस टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी थे। प्रश्न नंबर 1 ये था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त क्या है? व्हाट इज पीरियड? तो आवर्त क्या है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 36 खाने जो बनाए गए हैं वो आवर्त है। पहला प्रश्न ये है आवर्त क्या है? तो आवर्त है 36 कॉलम। 36 कॉलम इंग्लिश में बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। दूसरा प्रश्न ये है समूह क्या है? समूह को आप इंग्लिश में बोलोगे ग्रुप। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, वो समूह है। बच्चों आवर्त तो ऐसे है, ये आवर्त है और ये ऐसे वर्ग है। अब प्रश्न यहीं पर अगला प्रश्न समझा देता हूँ। तीसरा प्रश्न इसी के साथ तीसरा प्रश्न लेता हूँ कि आवर्त कितने हैं? हाउ मेनी पीरियड्स? चलो नीचे लिख देता हूँ स्पेशल। तीसरा प्रश्न कि आवर्त कितने हैं? ये मेंडलीफ आवर्त सारणी की बात हो रही है। आवर्त मतलब पीरियड, इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं। पीरियड्स कितने हैं? कई बार हिंदी की किताब में भी पीरियड ही लिखा होता है। तो बच्चों जो ये ऐसे कॉलम है आवर्त है वो 6 है, 6। जो ऐसे कॉलम है वो 6 है, 6। और फिर प्रश्न ये है कि समूह कितने हैं? ग्रुप, समूह या वर्ग इंग्लिश में इनका एक ही नाम है ग्रुप। कितने हैं? तो बच्चों इस ग्रुप आपको याद रखना है 8 है और आपको ऐसे ही याद रखना है। और प्रत्येक ग्रुप को ए और बी 2 भागों में भी विभाजित किया गया है। थोड़ा सा आप इधर ध्यान दो इस तरफ कि जैसे ये ग्रुप है, पहला ग्रुप है, तो प्रत्येक ग्रुप को ऐसे 2 भागों में बांटा गया, ए और बी, यानी कुल ग्रुप है वो 8 है। कुल ग्रुप है 8 और प्रत्येक ग्रुप को उपवर्ग में भी बांटा गया है। और उपवर्ग है वो कितने हैं? प्रत्येक में 2 है। नेक्स्ट तो बच्चों यहाँ पर 4 प्रश्न मैंने बताए आपको। आवर्त क्या है, व्हाट इज पीरियड, समूह क्या है और आवर्त कितने हैं, समूह कितने हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न मेंडलीफ की आवर्त सारणी से संबंधित ये है कि आवर्त क्या है। सुनो आप ध्यान से, तो आप याद रखना। आई रिपीट अगेन, आवर्त क्या है? जो आवर्त, इधर देखो चित्रों में समझाता हूं आपको डायग्राम बनाकर। मेंडलीफ ने अपनी वर्गीकरण में इस प्रकार से कॉलम बनाए, 36 कॉलम। इन कॉलम को आवर्त कहा जाता है। इन कॉलम को आवर्त कहा जाता है।
आवर्त क्या है? तो आवर्त बच्चों इस प्रकार से आवर्त सारणी में 36 कॉलम है। समूह क्या है? इस प्रकार से बच्चों समूह जो है वो ऊर्ध्वाधर कॉलम है, सीधे वर्टिकल। अब इस चित्र में मेंडलीव की आवर्त सारणी रफ सारी है। आवर्त कितने हैं? 6। पहला तो खाली छोड़ दो नाम लिखने के लिए, फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। और बच्चों अब आपको 8 वर्ग बनाने हैं। पहला वर्ग तो बन गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। यहां पर बच्चों ऐसे नाम लिखने हैं आपको। आवर्त, ये आवर्त है, पीरियड इस तरफ है, ये आवर्त। पहला आवर्त, पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। 6 आवर्त, सॉरी नंबरिंग नीचे शुरू होगी। 1 2 3 4 5, फिर वहीं से कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 और 6। ये बच्चों ऐसे 6 आवर्त है। ये देखो पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा पीरियड, ये आवर्त एक ही शब्द है। इस प्रकार से बच्चों उसने 6 आवर्त बनाए अपनी सारणी में। अब ध्यान से देखें बच्चों अपने, तो कॉलम वर्ग ऐसे आप अलग से लिखे दिखा दो इनको। एक स्पेशल इसलिए बना दिया यहां पर मैंने। फिर बच्चों प्रश्न ये है कि ये जो वर्ग है वो कितने हैं? तो ये पहला ऐसे तो बच्चों आवर्त है और ऐसे वर्ग है। मतलब आवर्त ऐसे पढ़ो आप और ऐसे नीचे वर्ग पढ़ो, ग्रुप। तो ये पहला ग्रुप है, रोमन लैंग्वेज में लिखेंगे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। ये बच्चों उसके ग्रुप पूरे हुए। प्रत्येक ग्रुप को 2 भागों में बांटा गया, उपवर्गों में ए और बी। सब ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप को 2 और 2 भागों में बांटा गया, सिवाय लास्ट को छोड़ दिया जाए तो। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ये देखो इसमें ग्रुप के 2 भाग नहीं बांटे, इसको खाली छोड़ दिया। ये मेंडलीव की भविष्य की प्लानिंग थी कि भविष्य में जब तत्वों की खोज होगी तो यहां रख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेंडलीव ने अपने ये जो उसकी मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रारंभिक जानकारी है, अपने वर्गीकरण में उसने प्रारंभ में जो बातें बताई वो मैंने आपको बताई है। अब अगला प्रश्न ये है कि मेंडलीव ने जब अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो उस समय तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? तो इसका सही आंसर है 63। मेंडलीव के वर्गीकरण के समय, 5वां क्वेश्चन, मेंडलीव के वर्गीकरण में कुल कितने तत्व शामिल थे? तो मेंडलीव के वर्गीकरण में बच्चों उस समय तक 63 तत्व ज्ञात थे। 63 एलिमेंट वाज फाउंड on that time and he classified all 63 elements। उस समय 63 तत्वों की खोज हुई थी और 63 के 63 तत्वों का उसने वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया। फिर आगे यह है कि मेंडलीव के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? मेंडलीव के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था? किस आधार पर उसने वर्गीकरण किया? तो इसका आंसर परमाणु द्रव्यमान। इसका आंसर है वो परमाणु द्रव्यमान है या एटॉमिक मॉस। एटॉमिक मॉस के आधार पर उसने अपना क्लासिफिकेशन है वो प्रस्तुत किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। थैंक यू।